यूपी टीजीटी, एनवीएस टीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर और उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम हमारी क्लास नंबर 56 में मैं एम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग बागो बहार के बारे में पढ़ेंगे। बागो बहार के मुसन्निफ़ यानी कि मीर अमन के बारे में सब कुछ आपको बताया जाएगा। बागो बहार से मुताल्लिक जो अहम पॉइंट्स हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन पॉइंट पे डिस्कशन किया जाएगा। बागो बहार के सभी किस्सों का मुकम्मल खुलासा आपको दिया जाएगा और किरदारों की पहचान कराते हुए आखिर में कुछ अहम मारूज़ी सवालात भी आपको हल कराए जाएंगे। यानी कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बागो बहार के बारे में पढ़ने से पहले हम मीर अमन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, इनका नाम मीर अमन था और तखल्लुस इनका लुत्फ़ था। कुछ लोगों का मानना ये है कि इनका नाम मीर अमान था और तखल्लुस लुत्फ़ था। इनका किसी भी तज़किरा नवीस ने अपने तज़किरे में ज़िक्र नहीं किया है, जिसकी वजह से इनकी तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात से मुताल्लिक बहुत सारे इख्तिलाफ़ात हैं। एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा अलग दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है मैं वो बता रहा हूँ। इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई 1732 में और इनकी वफ़ात कलकत्ता में 1808 ईस्वी में हुई, ठीक है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि 1806 में मीर अमन की वफ़ात हुई। तो 1806 या फिर 1808, ज़्यादा जो ऑथेंटिक डाटा है वो 1808 में इनका इंतकाल के मुताल्लिक है, ठीक है। देखिए, मीर अमन जो थे ये फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता कैसे हुए। तो देखिए, एक इनके दोस्त थे जिनका नाम था बहादुर अली हुसैनी। जी हाँ, बहादुर अली हुसैनी वही जिन्होंने अखलाक हिंदी लिखा था। अखलाक हिंदी के खालिक बहादुर अली हुसैनी के वसीले से मीर अमन जॉन गिलक्रिस्ट तक पहुँचे, जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबे हिंदुस्तानी के सदर थे। जब इनकी मुलाकात जॉन गिलक्रिस्ट से हुई तो जॉन गिलक्रिस्ट ने इनसे किताबें लिखने की फरमाइश की। मीर अमन ने सिर्फ 2 किताबें लिखी और दोनों किताबें फोर्ट विलियम कॉलेज की मुलाजमत के दौरान ही लिखी थी। पहली किताब इन्होंने बागो बहार लिखी थी, ठीक है। कब लिखी और कौन कौन से इसमें अहम पॉइंट्स हैं आगे आपको बताए जाएंगे। दूसरी जो किताब इन्होंने लिखी मीर अमन ने वो गंजे खूबी लिखी। गंजे खूबी ये जो मीर अमन की किताब थी ये भी इनकी तबज़ात तसनीफ़ नहीं थी, बल्कि मुल्ला हुसैन वाइस कासफ़ी की एक फ़ारसी किताब थी अखलाक मोहसिनी, उसका तर्जुमा थी। तो गंजे खूबी किस किताब का तर्जुमा है? अखलाक मोहसिनी का। और अखलाक मोहसिनी किसकी किताब है? मुल्ला हुसैन वाइस कासफ़ी की, ठीक है। तो मुल्ला वाइस कासफ़ी की किताब है अखलाक मोहसिनी। अब बात करते हैं मीर अमन से मुताल्लिक जो अहम अक़वाल हैं उनकी। इनसे मुताल्लिक अक़वाल कभी कभार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि मीर अमन ने नावल के लिए मौजू ज़बान की बुनियाद डाली। ये कौल मीर अमन से मुताल्लिक किसका है? तो अहसन फ़ारूकी का है। अहसन फ़ारूकी कहते हैं कि नावल के लिए मौजू ज़बान की बुनियाद मीर अमन ने डाली। सर सैयद अहमद ख़ान का मानना मीर अमन से मुताल्लिक क्या है? तो इन्होंने लिखा कि मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को उर्दू शायरी में हासिल है। ज्ञानचंद जैन का नज़रिया मीर अमन से मुताल्लिक क्या है? ये कह रहे हैं कि मीर अगर अहले ज़बान थे, यानी मीर तकी मीर अगर अहले ज़बान थे तो मीर अमन
खालिके ज़बान हैं। तो मीर अमन को खालिके ज़बान कहा किसने? ज्ञानचंद जैन ने। एहसन फारूकी का एक और स्टेटमेंट यहाँ पे आपके सामने है कि मीर अमन के यहाँ मुकालमा और बयान की एक ही ज़बान है। मीर अमन के यहाँ मुकालमा और बयान की ज़बान एक ही है। ये बात किसने कही? एहसन फारूकी ने कही। अब बात करेंगे बागो बहार के बारे में। तो देखिए, बागो बहार जो किताब है जदीद उर्दू नस्र का सहीफ़ा अव्वल है, जिसे फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्रिस्ट की निगरानी में लिखा गया था। यहाँ से एक पॉइंट आपको समझना है कि बागो बहार जदीद उर्दू नस्र का सहीफ़ा अव्वल है। ये बात किसने कही? रशीद हसन खां ने कही। या फिर सवाल आपको बदल के ये पूछा जा सकता है कि रशीद हसन खां ने जदीद उर्दू नस्र का सहीफ़ा अव्वल किसको करार दिया? बागो बहार को करार दिया। अगले पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेरे साया बागो बहार लिखी गई, तो ये जो बागो बहार किताब है ये मीर अमन की तबाज़ात तसनीफ़ नहीं है, बल्कि ये मिर्ज़ा तहसीन की नौ तर्ज़ मुरस्सा जो कि 1775 में लिखी गई एक दास्तान है उससे माखूज़ है। और ये नौ तर्ज़ मुरस्सा फ़ारसी के एक किस्सा चहार दरवेश का आज़ाद तर्जुमा है। तो यहाँ पे आपको पता चला कि बागो बहार का जो माखज़ है वो कौन सी किताब है? मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन की नौ तर्ज़ मुरस्सा है, और नौ तर्ज़ मुरस्सा आसान तर्जुमा है किस्सा चहार दरवेश का। देखिए, बागो बहार जो किताब है ये फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे ज़्यादा मशहूर व मारूफ किताब है। दूसरी सबसे ज़्यादा मशहूर किताब फोर्ट विलियम कॉलेज की कौन सी? आराइश महफिल है हैदर बख्श हैदरी की। लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर और मकबूल किताब फोर्ट विलियम की वो बागो बहार है। कब लिखना शुरू किया इसको? तो मीर अमन ने बागो बहार को 1266 हिजरी व मुताबिक 1801 यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम के एक साल बाद लिखना शुरू किया, और 1802 ईस्वी में इसको मुकम्मल कर लिया। किताबी सूरत में बागो बहार पहली मर्तबा कब शाये हुई? तो किताबी सूरत में बागो बहार पहली मर्तबा 1804 में शाये हुई। कहीं कहीं 1803 देखने को मिलता है, लेकिन जमील जालबी और रशीद हसन खां के मुताबिक पहली बार किताबी सूरत में बागो बहार 1804 में शाये हुई थी। अब देखिए, बागो बहार इतनी मशहूर हुई, इतनी मकबूल हुई कि इसको इनाम भी मिला। मीर अमन को बागो बहार पर कॉलेज काउंसिल की तरफ से बतौर इनाम 500 रुपये मिले थे। 500 रुपये 1804 में बहुत ज़्यादा थे, यानी उस ज़माने में 500 रुपये की अहमियत बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, 40 रुपये माहवार इनको मिलते थे मीर अमन को, जब इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की नौकरी यानी कि मुलाजमत की थी। तो 40 रुपया सैलरी थी और इनको मिला था इनाम 5000। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा इनाम इनको मिला था। देखिए, बागो बहार को जॉन गिलक्रिस्ट ने उर्दू ज़बान के लिए बेशबहा इजाफ़ा करार दिया है। उर्दू ज़बान के लिए बागो बहार को बेशबहा इजाफ़ा किसने करार दिया? जॉन गिलक्रिस्ट ने। और देखिए, सवाल आपसे पूछा जा चुका है कि वो कौन सी किताब है जो कि अपने मुसन्निफ़ की ज़िंदगी में ही अंग्रेज़ी में तर्जुमा हो गई थी? तो वो है बागो बहार। मीर अमन की ज़िंदगी में ही बागो बहार का तर्जुमा अंग्रेज़ी ज़बान में हो गया था। तो जब मीर अमन ज़िंदा थे तभी अंग्रेज़ी में इसका ट्रांसलेशन हो गया, लेकिन अंग्रेज़ी के अलावा भी बहुत सारी ज़बानों में इसका ट्रांसलेशन हुआ। फ्रांसीसी में, पुर्तगाली में और लैटिन ज़बान में भी
इसका तर्जुमा हुआ है। ठीक है, तो बागो बहार कितनी मशहूर और मकबूल हुई, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, बागो बहार में कहाँ की मुआशरत, कहाँ के समाज और संस्कृति के बारे में पेश किया गया है, तो बागो बहार में दिल्ली की मुआशरत पेश की गई है। सैयद अब्दुल्ला का एक स्टेटमेंट बागो बहार से मुताल्लिक है कि बागो बहार उर्दू की पहली ज़िंदा किताब है। तो अगर आपसे पूछा जाए बागो बहार को उर्दू की पहली ज़िंदा किताब किसने करार दिया, तो सैयद अब्दुल्ला ने। कलीमुद्दीन अहमद ने भी बागो बहार से मुताल्लिक एक अहम बात कही। उन्होंने ये कहा कि बागो बहार में सादगी और परकारी बैक वक्त जमा है। बागो बहार में सादगी और परकारी बैक वक्त जमा है, ये कलीमुद्दीन अहमद ने कहा। अब एहतशाम हुसैन का नज़रिया क्या है मीर अमन और बागो बहार के मुताल्लिक, तो इन्होंने ये कहा कि मीर अमन की बागो बहार उन तसानीफ में से है जो एक बार पैदा होकर फिर नहीं मरती, यानी कि एहतशाम हुसैन के मुताबिक बागो बहार पैदा तो हो गई, अब कभी मरेगी नहीं। जब तक उर्दू रहेगा उर्दू बोलने वाले इसको पढ़ते रहेंगे और पसंद करते रहेंगे। तो एहतशाम हुसैन के मुताबिक बागो बहार उन तसानीफ में से है जो एक बार पैदा होकर फिर नहीं मरती। देखिए, बागो बहार के किस्सों की बात करें तो इसमें 5 मरकज़ी किस्से हैं। 4 किस्से तो दरवेशों के हैं और एक असल किस्सा बादशाह आज़ाद बख्श का है। हम क्या करेंगे, इन 5 किस्सों को बारी बारी से पढ़ेंगे, इसके खुलासा को समझेंगे, इसके किरदारों को समझेंगे और फिर अगर मुमकिन हुआ और वक्त बचा तो इसी वीडियो में हम कुछ MCQs यानी कि मारूजी सवालात भी हल करेंगे। तो चलिए आगाज़ किस्सा बागो बहार मैं आपको बताता हूँ। तो दास्तान का जो आगाज़ होता है वो आज़ाद बख्त के तमहीदी किस्से से होता है। और आज़ाद बख्त का जो तमहीदी किस्सा है वो क्या है, तो आज़ाद बख्त जो था वो मुल्क रूम में रहने वाला एक बादशाह था जो कि आदिल, नेक और इंसाफ परवर बादशाह था। उसे हर किस्म के आशाइश व आराम की चीज़ें मुयस्सर थी, लेकिन वो औलाद की नेमत से महरूम था। लाबल्दी के गम में तख्त ताज से किनारा कशी करके वो गोशा नसीन होने की ख्वाहिश करने लगा और उसने सोचा कि मैं संन्यास ले लूँ, गोशा नशीन हो जाऊँ। तो उसका एक वज़ीर था जिसका नाम था खिरदमंद। तो खिरदमंद के बहुत समझाने पर उसने अपना इरादा तर्क किया। एक दिन उसने किसी किताब में पढ़ा कि अगर कोई शख्स अफसुर्दा और रंजीदा हो तो उसे क्या करना चाहिए, उसे कब्रिस्तान जाना चाहिए और ज़िंदगी की बेसबाती को ख़्याल में लाते हुए अगर वो कब्रिस्तान जाएगा तो इंशाअल्लाह उसका रंजो अलम है दूर हो जाएगा। हस्बी हिदायत उसने शब में यानी कि रात में कब्रिस्तान का रुख किया। जब वो कब्रिस्तान गया तो क्या देखा, वहाँ एक चिराग की रोशनी है जिसमें 4 दुर्वेश सोए हुए हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद एक को छींक आ जाती है। 4 दुर्वेश वहाँ पे आधी नींद में सोए हुए हैं। अचानक एक को छींक आई, उसने खुदा का शुक्र अदा किया और चारों दरवेश जो हैं वो उठ गए, जाग गए, बेदार हो गए। आज़ाद बख्त क्या कर रहा है, सुन रहा है छुप के उनके बारे में। जब छींक की वजह से चारों बेदार हुए तो उन्होंने टाइम पास करने के लिए एक दूसरे से अपने अहवाल, अपने किस्से को कहने की दरख्वास्त की और इस तरह से किस्सा शुरू हुआ। ठीक है, और जो पहला दुर्वेश होता है वो अपनी कहानी कहता है। ठीक है, तो पहला दुर्वेश अपनी कहानी कहे उससे पहले ये जो तमहीदी किस्सा था जिसका उन्वान था किस्सा शुरू किस्सा का, इसके तहत जो अशार इस्तेमाल हुए हैं पूरी दास्तान में उनको मैं आपको बता दूं। तो बहुत सारे अशार में जो सबसे ज़्यादा मशहूर शेर है जो कि पूछा जाता है
वो ये है कि खुदा इस पास ये ढूंढे जंगल में, ढिंडोरा शहर में, लड़का बगल में। तो ये जो शेर है आपसे पूछा जा सकता है बागो बहार में किस उन्वान के तहत पेश किया गया है। तो शुरू किस्सा उन्वान के तहत यह शेर पेश किया गया है बागो बहार में। एक और शेर आपको तमहीदी किस्से में मिलेगा जिसका जो शेर इस तरह से है कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच आ साबित गया न को। तो ये शेर भी आपका शुरू वाले किस्से में देखने को मिलेगा। तो ये 2 अशार आपको याद रखने हैं। चलिए, जब छींक के बाद सब लोग जाग जाते हैं तो पहला दुर्वेश अपना किस्सा कैसे शुरू करता है मुलाहिजा हो। पहला दुर्वेश 2 जानू होके बैठा और अपना किस्सा कहना शुरू किया। कहता है कि या अल्लाह माबूद, ज़रा इधर मुतवज्जह हो और माजरा इस बेसरो पाका सुनो। ठीक है, पहला दुर्वेश कहता है, इस तरह से ये शेर पढ़ता है कि ये सरगुज़श्त मेरी ज़रा कान धर सुनो, मुझको फलक ने कर दिया ज़ेरो ज़बर सुनो, जो कुछ की पेश आई है शिद्दत मेरे तई, उसका बयान करता हूँ तुम सर बसर सुनो। तो ये अशार पहला दुर्वेश कहता है और अपना किस्सा सुनाता है। वो बताता है कि वो मुल्क यमन के एक बड़े ताजिर का बेटा है और उसके बाप का नाम है ख्वाजा अहमद। पूछा जाता है पहला दुर्वेश किसका बेटा है और कहाँ का रहने वाला है, तो मुल्क यमन का रहने वाला है और ख्वाजा अहमद का बेटा है। बाप के इंतकाल के बाद उसने सारी दौलत शराब नोशी और अय्याशी में लुटा दी। जब उसके पास कुछ न बचा तो बहन के घर का वो कस्द किया, बहन के घर वो इरादा करके चला गया। भाई की हालत पर तरस खाकर बहन ने उसे अपने पास रख लिया। कुछ दिन गुजरने के बाद जब उसकी हालत बेहतर हुई तो बहन ने भाई से कहा कि तुम्हें अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए और कुछ काम धंधा करना चाहिए, वरना लोग तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे जो मेरे और तुम्हारे लिए रुसवाई और जग हंसाई का सबब बनेगा। तो बहन की बात सुनकर भाई को कुछ गैरत आई और उसने बगर्ज़ तिजारत दमिश्क का सफ़र किया। जब वो दमिश्क पहुंचा, अपने सामान तिजारत खरीद कर एक सौदागर के सपुर्द किया और ख़ुद घोड़े पर सवार होकर खुश्की के रास्ते जब वो दमिश्क की जानिब निकल पड़ा तो क्या हुआ, शहर दमिश्क पहुंचने के बाद शहर के दाखिली दरवाजे पर एक खूबसूरत लड़की ज़ख्मी हालत में उसे कराते हुए एक बॉक्स में एक संदूक में मिली। उसने संदूक खोला तो देखा उसमें एक खूबसूरत लड़की है। उसने उस लड़की की मदद की, उसने उसे उठाया और ईसा नामी जर्राह से उसका इलाज करवाया। अब आपसे पूछा जाए ईसा नामी जर्राह बागो बहार के किस किस्से का किरदार है, तो पहले किस्से का किरदार है। तो ईसा नामी जर्राह से उसका इलाज करवाया। थोड़े दिनों में वो लड़की बिल्कुल सेहतमंद हो गई और इस तरह से वो उसके साथ रहने लगी और पहला दुर्वेश उस लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गया। दरियाफ्त करने पे पता चला कि वो जो लड़की थी वो कौन थी, दमिश्क की शहजादी थी। जो लड़की ज़ख्मी हालत में उसे संदूक में मिली थी वो कौन थी, दमिश्क की शहजादी थी और उसको उसके आशिक ने बेवफाई की थी उसके साथ। ठीक है, जिसके बेवफा आशिक ने उसको अधमरा करके संदूक में बंद करके फेंक दिया था। शहजादी ने ख्वाजा ज़ादा की मदद से, यानी पहले दुर्वेश की मदद से, ख्वाजा अहमद का वो बेटा था ना, इसलिए ख्वाजा ज़ादा इसको कहा गया है। ख्वाजा ज़ादा की मदद से उस गद्दार और बेवफा को, यानी शहजादी के आशिक को जिसका नाम यूसुफ सौदागर था, उससे इंतकाम लिया पहले दुर्वेश की मदद से और साथ ही साथ उसकी माशूका समेत उसको कत्ल कर दिया। शहजादी ख्वाजा ज़ादा यानी कि पहले दुर्वेश के पुरखुलूस मोहब्बत से मुतासिर होकर उससे वो शादी कर लेती है।
एक दिन घोड़े पर सवार होकर दोनों दमिश्क से निकल जाते हैं। जंगल में एक समुद्र के किनारे क़याम करते हैं। ख्वाजाज़ादा पीपल के एक दरख्त के पास शहजादी को बिठाकर अशियाए खुर्दोनोश और रिहाइश के लिए किसी मुनासिब जगह की तलाश में निकल पड़ता है। थोड़ी देर में जब वो वापस आता है तो शहजादी को वहाँ न पाकर बहुत परेशान होता है और बहुत ढूंढने के बाद मायूस होकर खुदकुशी के इरादे से वो पहाड़ पे चढ़ जाता है। जब वो खुदकुशी करने वाला ही होता है तभी एक घोड़े पे सब्ज़पोश एक इंसान आते हैं। उसे वो रोक लेते हैं और हिदायत करते हैं कि मुल्क रूम जाओ, वहाँ मुसीबत के मारे तीन दरवेश और मिलेंगे। तुम चारों की आरज़ू बादशाह आज़ाद बख्त से मिलने के बाद पूरी होगी। यह सुनकर बादशाह आज़ाद बख्त खुश होता है और दूसरे दरवेश की कहानी सुनने लगता है। यहाँ पे पहले दरवेश ने अपनी कहानी सुनाई और बादशाह आज़ाद बख्त छुप के सुन रहा है। अच्छा, ये जो पहले दरवेश ने अपनी कहानी सुनाई तो कहानी सुनाते हुए जो असल कहानी है, जो बागो बहार का असल मतन है, उसमें कुछ अशार भी आए हैं। तो वह अशार कभी कभार आपसे पूछे जाते हैं तो मैं यहाँ पे उनको बता देता हूँ। नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी कि जैसे खुशनुमा लगता है देखो चाँद बिन गहने, ये शेर पहले दरवेश के किस्से में शामिल है। इस दर्द दिल से मौत हो या दिल को ताब हो, किस्मत में जो लिखा हो आगही शताब हो, ये शेर भी पहले दरवेश के किस्से में शामिल है। मुबादा हो कोई जालिम तेरा गरेबा गिर, मेरे लहू को तो दामन से धो हुआ सो हुआ, ये शेर भी पहले दरवेश के किस्से में शामिल है। सैर पहले दरवेश के एक जो किरदार हैं वो आपने जान लिए होंगे। ख्वाजा अहमद जो कि दरवेश का बाप होता है, ईसा हज्जाम जो कि जर्राही के फ़न में माहिर होता है, सैदी बिहार यूसुफ सौदागर, ठीक है, ये सब इसके किरदार हैं। अब जब पहला दरवेश अपना किस्सा ख़त्म करता है तो दूसरा दरवेश अपना किस्सा शुरू करता है। कैसे करता है? दो जानू होके बैठता है और ये अशार पढ़ता है। ऐ यारों इस फ़कीर का टक माजरा सुनो, मैं इब्तिदा से कहता हूँ ता इंतहा सुनो, जिसका इलाज कर नहीं सकता कोई हकीम, हैगा हमारे दर्द निपट ला दवा सुनो। ये दो अशार पेश करता है दूसरा दरवेश, और दूसरा दरवेश अपने बारे में बताता है कि वह यानी कि दूसरा दरवेश फारस यानी कि ईरान का शहजादा है। हातिम ताई की सखावत का किस्सा उसने सुना और वो खुद बहुत सखी बन गया और सखावत पर आमादा वो हो गया। फिर एक फ़कीर की ज़बानी उसने बसरे की शहज़ादी की सखावत के मुतालिक सुना और शहज़ादी की सखावत से मुतासिर होकर उससे मिलने की आरज़ू में वो बसरा का रुख कर लिया। शहज़ादी की सखावत अपनी आँखों से जब उसने देखी बसरा पहुंचकर तो उस पर वो आशिक हो गया, प्यार हो गया उस बसरे की शहज़ादी से, दूसरे वाले दरवेश को। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि दूसरे दरवेश की जो माशूका थी वो कहाँ की शहज़ादी थी? बसरे की शहज़ादी थी। दरवेश शहज़ादी से इस बेपनाह दौलत के मुतालिक सवाल करता है कि भाई आपके पास इतनी दौलत कहाँ से आई और आप इतने सखी क्यों हैं, इतनी सखावत आप में कैसे आई? तो जवाब में शहज़ादी अपना पूरा वाक़या सुनाती है कि वो एक बादशाह की बेटी है जिसको उसके बाप ने उसकी झूठी तारीफ़ न करने की वजह से महल से निकाल दिया था। वो जंगल में अकेली रहती और खुदा की इबादत करती। इत्तेफाक से एक दिन उसे जंगल में एक ख़जाना हाथ लग जाता है जिससे बेपनाह मालो दौलत की वो मालिक हो जाती है और उन मालो ज़र को खुदा की राह में मखलूक पर दिल खोल कर वो खर्च कर रही है। दरवेश चूँकि उसकी सखावत देख के उस पर लट्टू हो गया था, यानी उस पर आशिक हो गया था, तो उससे निकाह की ख्वाहिश जाहिर करता है। दरवेश जब
बसरे की शहजादी से निकाह की ख्वाहिश जाहिर करता है तो शहजादी इस शर्त पर रजामंद होती है कि वह उसे शहर निमरोज़ की खबर ला कर देगा। दरवेश शर्त की तकमील के लिए शहर निमरोज़ पहुंचता है। वहां निमरोज़ के बादशाह की दास्तान मोहब्बत सुनकर उसके महबूब से मिलाने का वादा कर बैठता है और 5 साल तक वो सहरा में भटकता रहता है, फिरता रहता है, लेकिन उसे उसके मकसद में कामयाबी नहीं मिलती है, यानी कि वो निमरोज़ के बादशाह की महबूबा को नहीं ढूंढ पाता है। बिलाखिर मायूस होकर वो ख़ुदकुशी करने का इरादा करता है। तभी ऐन मौका पे वही सवार बुर्का पोश उसे रोक लेता है और रूम जाने का हुक्म देता है और रूम का बादशाह आज़ाद बख्त है, ठीक है, और कहता है कि वहीं तुम्हारी दिली मुरादें पूरी होंगी, ठीक है। अब ये जो दूसरा वाला दुर्वेश था, इसके किस्से में 3 मरकज़ी किस्से भी हैं, ठीक है। एक तो खुद उसका फारस के शहजादे का किस्सा है, बसरे की शहजादी का किस्सा है और शहर निमरोज़ का किस्सा है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए जो दूसरा दुर्वेश था उसकी कहानी में कुछ अशार भी हैं। अब वो कौन कौन से अशार हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो सबसे ज़्यादा मशहूर है दर्द का, ख्वाजा मीर दर्द का शेर, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। तो ये जो शेर है वो दूसरे दुर्वेश के किस्से में शामिल है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे दुर्वेश की जो कहानी है रात के आखिरी हिस्से में ख़त्म होती है, यानी कि सुबह होती है। आज़ाद बख्त क्या करता है, अपने महल लौट आता है। सुबह फ़कीरों को बुलवाकर बकिया 2 दरवेश के किस्से को सुनने की ख्वाहिश जाहिर करता है। दरवेश बादशाह के दरबार में काफ़ी खुद ज़दा होते हैं, ठीक है। आज़ाद बख्त ये महसूस करता है कि उनके खौफ को दफ़ा करे, खौफ ज़दा होते हैं, ठीक है, खौफ ज़दा होते हैं। जब आज़ाद बख्त दुर्वेश को अपने दरबार में बुलाता है तो वो ज़ाहिर सी बात है डरेंगे, तो उनके डर को कम करने के लिए आज़ाद बख्त अपना किस्सा सुनाता है, ठीक है। और वो किस्सा ख्वाजा सग परस्त का वो सुनाता है। किस्सा वो इस तरह से आज़ाद बख्त शुरू करता है कि ऐ शाहों बादशाह का अब माजरा सुनो, जो कुछ की मैंने देखा है और है सुना सुनो। इस शेर से आज़ाद बख्त जो कि रूम का बादशाह होता है वो अपना किस्सा शुरू करता है। आज़ाद बख्त का किस्सा इस तरह शुरू होता है कि उसे एक ताजिर ने तोहफे में एक लाल यानी कि मोती दिया था। आज़ाद बख्त ने वैसा मोती कभी नहीं देखा था। वो उसे रोज़ाना मंगवाता और तमाम दरबारियों के सामने उसकी नुमाइश करता और उसकी खूब तारीफ़ करता। रोज़ उस मोती की, उस लाल की तारीफ़ राजा करता था। वज़ीर को ये बात नागवार गुजरी कि यार बादशाह एक पत्थर की बार बार रोज़ वही बात रिपीट कर रहा है, रोज़ उसकी तारीफ़ कर रहा है। तो जब ये बात नागवार गुजरी तो उसने आज़ाद बख्त से कहा, हुजूर एक बादशाह को ये ज़ेब नहीं देता कि वो एक पत्थर की इतनी तारीफ़ करे, लोग सुनेंगे तो बड़ी रुसवाई और जगहसाई होगी। ये सुन के अब बादशाह सलामत को गुस्सा आ गया। एक वो जो वज़ीर था वो कह रहा है कि एक पत्थर ही तो है, इसकी क्या हैसियत है, ऐसे ऐसे 7 पत्थर एक सौदागर के कुत्ते के गले में लटके हुए हैं और आप इस पत्थर को रोज़ अपने दरबार में नुमाइश करके क्या कर रहे हैं, इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। मामूली सा पत्थर है, ऐसा पत्थर एक कुत्ते के गले में है, वो भी 7 पत्थर एक सौदागर के कुत्ते के गले में लटके हुए हैं। अब ये जब सुनता है तो दरबारियों के सामने, चूँकि भरे दरबार में वज़ीर ऐसा कह देता है बादशाह को, तो जाहिर सी बात है बादशाह सलामत को गुस्सा आएगा। दरबारियों के सामने वज़ीर की इस तरह की बात से आज़ाद बख्त को बड़ा गुस्सा आया और उसने वज़ीर के हबस का हुक्म सादिर कर दिया, उसको जेल में डलवा दिया। वज़ीर के कैद की खबर सुनकर उसके
उसकी बेटी यानी कि वजीरजादी ने अपने बाप को कैद से रिहा करवाने के इरादे से सौदागर की तलाश में निकली, यानी उस सौदागर की तलाश में निकली जिसके कुत्ते के गले में 7 वो लाल थे, 7 मोती थे। तो क्या हुआ, जो वजीर की बेटी थी वो सौदागर की तलाश में निकल पड़ी, जिसके मुतालिक कहने की बिना पर उसके बाप को कैद में डाल दिया गया था। वजीरजादी ने मर्दाना लिबास ज़ेब तन किया, मर्दाना भेष बनाकर सफ़र पर निकल पड़ा और लोगों से अपना तारुफ सौदागर बच्चा के नाम से कराया। अब सौदागर बच्चा कौन है? वही वजीरजादी है। ठीक है, मुख्तलिफ इलाकों की सियाहत के बाद सौदागर बच्चा यानी कि वजीरजादी नेशापुर पहुंची। अब ये जो कुत्ते वाला सौदागर था वो नेशापुर का था। वहाँ उसे वो सौदागर मिल गया जिसके कुत्ते के गले में 7 लाल जड़े हुए थे। सौदागर बच्चे ने यानी कि वजीरजादी ने पहले उस सौदागर को अपने इश्क में गिरफ्तार किया और फिर उसे अपने मुल्क आज़ाद बख्त के पास जाने पर आमादा किया। ठीक है, ख्वाजा शक परस्त, वो कुत्ते का मालिक, उसका नाम ख्वाजा शक परस्त, अपने कुत्ते और पिंजड़े में 2 कैदियों को लेकर साजो सामान के साथ मुल्क रूम रवाना हुआ। थोड़े अरसे में ये मुल्क रूम पहुंचा। आज़ाद बख्त को उनकी इत्तला मिली तो उसने उनको अपने हुजूर में तलब किया। आज़ाद बख्त ने सौदागर के कुत्ते के गले में 7 लाल देखकर अपने वज़ीर की बातों को यकीन कर लिया, लेकिन साथ ही साथ पिंजरे में चूँकि ख्वाजा शक परस्त ने 2 आदमियों को बंद किया था, बंद आदमियों को देख के वो बादशाह को गुस्सा आया। ठीक है, और कैद करने की वजह उसने पूछी। आज़ाद बख्त के बार बार इसरार और खफगी को देखते हुए सौदागर बदिल नख्वास्ता कहना शुरू किया। क्या शुरू किया कहना? कि ये दोनों जो जेल में हैं मेरे बड़े भाई हैं। मैंने बार बार इनके साथ हमदर्दी और गमखारी का मामला किया, लेकिन इन्होंने हर बार मुझसे दगा की और पुष्ट में खंजर भोंकने की कोशिश की, हत्ता कि मेरी जान लेने की कोशिश की। और ये कुत्ता जिसके गले में आप लाल देख रहे हैं, मोती देख रहे हैं, इसने मेरे साथ वफा की और मेरी जान बचाई, इसलिए मैंने इसके गले में ये लाल डाल दिया। हकीकती हाल से वाकिफ़ होने के बाद आज़ाद बख्त का गुस्सा कम हुआ। उसने सौदागर का निकाह सौदागर बच्चा यानी कि वजीरजादी से करा दिया। ठीक है, अब ये जो किस्सा सुनाया था आज़ाद बख्त ने दुर्वेशों को उनके खौफ को दूर करने के लिए, तो अपना किस्सा कहने के बाद आज़ाद बख्त ने दरवेशों से मुखातिब हुआ और कहा कि मैंने कल रात 2 फ़कीरों की सरगुज़श्त सुनी थी। रात को 2 किस्से कब्रिस्तान में सुन लिए थे। अब जो बाकी हैं उनकी सरगुज़श्त सुनने का ख्वाहिशमंद हूँ। तो इस तरह से तीसरा दुर्वेश जो है वो अपना किस्सा सुनाता है। ठीक है, इन आसार से अपना किस्सा शुरू करता है तीसरा दुर्वेश कि अहवाल इस फ़कीर का है दोस्तां सुनो, यानी जो मुझ पे बीती है वो दास्तां सुनो। जो कुछ कि शाह इश्क ने मुझसे किया सलूक, तफसील वार करता हूँ उसका बयां सुनो। तो ये अशार कहे, उसके बाद तीसरे दुर्वेश ने अपना किस्सा शुरू किया। तीसरा दुर्वेश कहाँ का रहने वाला था? तो तीसरा दुर्वेश अजम के बादशाह का, ठीक है, अजम के बादशाह का बेटा था। एक दिन अपने मसाहिबों के साथ शिकार पर निकला, नागहां एक काला हिरन उसे दिखाई दिया। बादशाह ज़्यादा यानी कि तीसरा दुर्वेश ने उस पर तीर चलाई जो जाकर उसके पैरों में यानी कि हिरन के पैरों में लग गई। हिरन को लड़खड़ाता हुआ पहाड़ के दामन में उतरने लगा। उसने भी उसका पीछा किया। कुछ दूर चलने के बाद एक बूढ़ा शख्स नजर आया जो उस हिरन के पैरों से तिल निकालने की कोशिश कर रहा था और उसे जख्मी करने वाले को बद्दुआएं दे रहा था। दुर्वेश ने उसे सलाम किया, माजरत की कि ये गलती मुझसे हुई है, ठीक है, तीर निकालने में उसकी मदद करने लगा। उस बूढ़े शख्स ने दरवेश की मेहमान नवाजी की और सोने के वास्ते चारपाई का बंदोबस्त किया। जब दरवेश सोया तो सोकर जब उठा तो घर खाली पाकर परेशान हुआ। थोड़ी जुस्तजू के बाद
वो बूढ़ा शख्स एक खूबसूरत परीरू लड़की के सामने बैठा आंसू बहा रहा था। दुर्वेश ने उसे सलाम किया लेकिन कुछ जवाब न मिला। इस पर उसे उस परीरू लड़की पर बड़ा गुस्सा आया। बहुत कुछ कहने के बाद उसने कुछ जवाब न दिया तो दुर्वेश ने उसे झंझोड़ने की गरज से उसके पांव छुए तो सख्त मालूम हुए वो आदमजाद नहीं था बल्कि एक मुजस्समा था, स्टैचू था, पुतला था जो बिल्कुल जिंदा व जावेद मालूम होता था। दुर्वेश के इस बूढ़े और उस मुजस्समे के मुताल्लिक इसरार पर उस बूढ़े ने ये राज खोला कि इसका नाम नुमान सय्याह है, जो अपने वक्त का बड़ा सौदागर था। एक दफ़ा बगर्ज़ तिजारत फिरंग पहुंचा और वहाँ की मलका को दिल दे बैठा और उसके कहने पर उसके आशिक को जिसको उसके चचा ने कैद कर रखा था, यानी फिरंग की मलिका के आशिक को उसके चचा ने कैद कर रखा था, खत देने के लिए रवाना हुआ लेकिन पकड़ा गया और बुरी तरह जख्मी हालत में जंगल में फेंक दिया गया। फिर एक नेक शख्स ने मुझे उठाकर मेरा इलाज मुआवजा किया और फिर मेरी मुलाकात इसी शहजादी से करवाई जिसके इसकी खातिर मैंने ये सारी अजियतें बर्दाश्त की। एक दिन मैं और शहजादी बहजाद खान नामी एक शख्स की मदद से अपने मुल्क वापस लौटने के लिए शहर से भागने में कामयाब हो गए। मैं अपने मुल्क के करीब पहुंचने वाला ही था कि दरिया अबूर कर रहा था और मेरे पीछे शहजादी अपने घोड़े पर सवार थी। मैंने तो दरिया पार कर लिया, अबूर कर दिया, लेकिन शहजादी का घोड़ा मौत शहजादी के दरिया में गर्क हो गया, डूब गया। बहजाद ने उसे बचाने के खातिर दरिया में गोता लगा दिया लेकिन न ही शहजादी और न ही बहजाद खान का कुछ सुराग मिला। शहजादी के गम में खुदकुशी करने वाला था। तभी वह बुरकापोश सवार ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बशारत दी कि शहजादी और बहजाद खान दोनों बाहयात हैं। अब तुम रूम की तरफ जाओ, वहाँ 3 दुर्वेश मिलेंगे और तुम्हारी दिली ख्वाहिश अपनी तकमील को पहुँचेगी। इस तरह से तीसरे दुर्वेश का किस्सा तमाम हुआ। फिर इस किस्से में एक शेर काफ़ी ज़्यादा अहम है। कम बोलना अदाए हर चंद पर न इतना, कम बोलना अदाए हर चंद पर न इतना, मुझ जाए चश्मे आशिक तो भी वह मुँह न खोले। ये जो शेर है तीसरे किस्से में इस्तेमाल हुआ है। अब चौथे किस्से पे आते हैं। चौथा दुर्वेश अपनी आप बेटी रो रो कर कुछ इस तरह से कहता है कि किस्सा हमारी बेसरुपाई का अब सुनो, तक अपना ध्यान रख के मेरा हाल सब सुनो। किस वास्ते मैं आया हूँ या तक तबाह हो, सारा बयान करता हूँ उसका सबब सुनो। जो चौथा दुर्वेश है वो कहाँ का है? तो चौथा दुर्वेश चीन के बादशाह का बेटा है। बाप के इंतकाल के बाद चचा ने उसकी परवरिश की। दुर्वेश के बाप ने उसके चचा को वसीयत की थी कि जब ये बड़ा हो जाए तो उसके साथ ये अपनी बेटी रोशन अख्तर से करके बादशाहत की जिम्मेदारी उसके ज़िम्मा सौंप दे, लेकिन चचा ने भाई की वसीयत को फरामोश करके भतीजे को यानी कि दुर्वेश को जान से मारने के लिए तैयार हो गया। उसने एक हबशी गुलाम जिसका नाम मुबारक था, जो उसके बाप का यानी कि हीरोइन के बाप का नहीं बल्कि हीरो के बाप का, ठीक है, चौथे दुर्वेश के बाप का सच्चा और वफादार खादिम था, ठीक है, भतीजे के कत्ल की जिम्मेदारी सौंप दी, ठीक है। यानी कि चूँकि जो चचा था उसने अपने भतीजे को कत्ल करने के लिए मुबारक नामी हबशी गुलाम को कहा, ठीक है, लेकिन हबशी गुलाम वफादार था दुर्वेश के बाप का। मुबारक ने दुर्वेश की खैर खाही सोची और उसे बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो उसे उसके बाप के छुपाए हुए ख़जाने वाले तह खाने में ले गया। वहाँ वो उसे मलिक सादिक, जो कि जिनों का बादशाह है, के दिए हुए 39 बेजान बंदरों की मूर्ति दिखाकर उसके बाप की कौल के मुताबिक उसे बताता है कि इसमें हर बंदर के मातहती में 1000 देव हैं, लेकिन ये सब कुव्वत कारामद हो सकते हैं जब उनकी तादाद 40 हो। ये जो बंदर हैं वो 39 हैं, इनकी तादाद 40 होनी चाहिए। मुबारक ने दरवेश से कहा कि अगर हम 40वां बंदर हासिल कर लें तो तुम्हारी जान और बादशाहत दोनों बाकी रहेगी। दरवेश ने मुबारक के हमरा मलिक सादिक की तरफ कूच किया।
मलिक सादिक से मिलकर अपना तारुफ कराया और अपना मकसद उसके सामने रखा। तमाम बातें सुनने के बाद मलिक सादिक ने एक कागज़ निकाल कर दरवेश को दिया और कहा कि इस पर जिसकी छवि है, जिसकी तस्वीर इस पर है, अगर वो उसे ढूंढ लाएगा तो अपनी उम्मीद से ज़्यादा वो पाएगा। तो दरवेश ने उस कागज़ को लिया और उस छवि जो एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी उसकी तलाश में वो निकल गया। 7 साल मुख्तलिफ इलाकों की छाक छानने के बाद उसे वो लड़की मिल गई। उसे वो लेकर मलिक सादिक के हवाले करने के इरादे से चला, लेकिन खूबसूरती और खूब रूह की मोहब्बत ने मलिक सादिक के हवाले करने से रोका। यानी कि जिस लड़की को ढूंढा था उसको जब मलिक सादिक के हवाले करना था तो उसको नहीं किया, क्योंकि उससे मोहब्बत हो गई थी। दरवेश ने मुबारक से अपनी हालत व कैफियत का इजहार किया कि भाई मुझे तो इस लड़की से प्यार हो गया है। तो क्या हुआ, पहले मुबारक ने उसे इस अमल से बाज आने के लिए कहा, लेकिन दरवेश के ज़िद के आगे बेबस हो गया। बिलाखिर उसने ये तदबीर पेश की कि एक बदबूदार तेल इस लड़के के जिस्म पर मल दे, जिससे मलिक सादिक इससे मुंतफिर हो जाए और तो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। लिहाजा दोनों ने ऐसा ही किया। जब दोनों मलिक सादिक के पास पहुँचे तो उस तेल की बदबू से मलिक सादिक की हालत दीगरगुं होने लगी और वो उन दोनों पर भड़क उठा। तभी दरवेश ने एक चाकू से मलिक सादिक के पेट पर वार कर दिया। अब इश्क है भाई, करना ही पड़ेगा, रकीब को मारना ही पड़ेगा। ठीक है, लड़की की खातिर चौधरी दरवेश ने मलिक सादिक के पेट में चाकू से वार कर दिया। दरवेश के इस अमल से मलिक सादिक के गुस्से को और ज़्यादा हवा मिली। उस पर उसने दरवेश को एक ऐसी लात मारी कि वह कहीं दूर किसी जंगल में जा गिरा। जब होश बहला हुए तो लोगों से मलिक सादिक के मुतालिक पूछ-गुछ हुई, लेकिन किसी से कुछ मालूम न हो सका। अपने महबूब के फिराक में गम में ख़ुद को हलाक करने की गरज से एक रोज़ पहाड़ पर चढ़ा। जो ही खुद को गिराने वाला था तभी वही सवार बुरका पोश जाहिर हुए और कहते हैं कि अपनी जान न गवा, मुल्क रूम जा, सितम रसीदा 3 दरवेश तुमको मिलेंगे, उनसे मुलाकात कर, वहाँ के बादशाह से मिल, सबकी ख्वाहिशें एक ही जगह पे पाए तकमील को पहुँचेंगी। इस तरह से चौधरी दरवेश ने भी अपना किस्सा सुनाया। चौधरी दरवेश ने जैसे ही अपना किस्सा मुकम्मल किया, एक खबरी ने आकर खबर दी कि बादशाह के घर एक चाँद सा लड़का पैदा हुआ है। अब तक बादशाह के कोई औलाद नहीं थी, लेकिन चारों का किस्सा जैसे ही बादशाह ने सुना उसको खबर मिली कि उसके घर एक चाँद सा बेटा पैदा हुआ है। चारों दरवेशों ने बादशाह को मुबारकबाद पेश की और उस बच्चे के लिए दुआएं की। पूरे शहर में खुशियां मनाई जाने लगीं। चंद दिनों के बाद अचानक शहजादा गायब हो गया। अब इतने सालों की दुआ के बाद जो पैदा हुआ वो गायब हो जाए तो क्या होगा। पूरे शहर में मातम फैल गया। हर तरफ से रोने पीटने की सदाएं बुलंद होने लगी। 3 दिन बाद शहजादा फिर सही सालिम वापस आ गया। उसके बाद हर चाँद के 9 चंदे को शहजादा गायब होता और तीसरे दिन ढेर सारे कीमती खिलौने और सौगातों के साथ वापस लौटता। यानी कि हर महीने वो 3 दिन के लिए गायब हो जाता था। जाता कहाँ था। 7 साल के बाद ये राज खुला कि शहंशाह जिन मलिक शहबाल शहजादा बख्तियार को, ये जो बच्चा पैदा हुआ था आज़ाद बख्त के घर, उसका नाम क्या था, शहजादा बख्तियार था। तो शहजादा बख्तियार को कौन लेके जाता था, शहंशाह जिन मलिक शहपाल, ठीक है, वो मंगवाया करता था और उसने अपनी बच्ची रोशन अख्तर के लिए शहजादे को पसंद कर लिया था। मलिक शहबाल ने चारों दरवेशों से मिलकर उनकी दुख भरी दास्तान सुनी और उनके गुमशुदा अफराद को ढूंढ निकाला। चूँकि जिनों का बादशाह था तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। गुमशुदा जितने भी लोग थे सबको ढूंढ निकाला और शहजादा बख्तियार यानी कि आज़ाद बख्त के बेटे की और रोशन अख्तर यानी कि मलिक शहपाल के बेटे की शादी हो गई। ठीक है, ख्वाजाज़ादा यमन का निकाह किससे हुआ, दमिश्क की शहजादी से हुआ। ठीक है,
जिसको संदूक में ज़ख्मी हालत में जो लड़की मिली थी उसका निकाह उससे हो गया। यानी सब आशिक मासूक मिल गए, ये समझो। मुल्क फारिस के शहजादे का अक्द बसरा के शहजादी से हो गया। अजम के शहजादे का निकाह फिरंग की मलका से कर दिया गया। बैजाद खान की शादी निमरोज की शहजादी से, और शहजादी निमरोज का निकाह जिन की शहजादी से, और चीन के शहजादे की कत खुदाई पीर मर्द आजमी की बेटी से शादी हो गई। इस तरह हर एक अपनी मुराद को पहुँचे। बैजाद खान और ख्वाजा जाहिद यमन ने बादशाह आज़ाद बख्त के साथ रहना पसंद किया। बकिया अफराद अपने अपने वतन को लौट गए। तो इस तरह से बागो बहार का किस्सा ख़त्म हुआ। सबको अपनी अपनी जो मोहब्बत थी वो मिल गई। अब मैं किरदार एक बार बता देता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इससे मुताल्लिक और अहम पॉइंट अगली वीडियो में आपको बताए जाएंगे। किरदार में जल्दी जल्दी आपको याद करा देता हूँ। देखिए, आज़ाद बख्त जो था ये रूम का बादशाह था, ठीक है, बख्तियार खान का बाप था। मलिक शहबाज ये जिनों का बादशाह था। चारों दुर्वेश को उनके गुमशुदा अफराद से यही मिलाता है। रोशन अख्तर मलिक शहबाज की बेटी थी जिसकी शादी बख्तियार खान से यानी कि आज़ाद बख्त के बेटे से होती है। पहला दुर्वेश कहाँ का रहने वाला था? मुल्क यमन के एक बड़े ताजिर ख्वाजा अहमद का बेटा था। दूसरा दुर्वेश फारस का शहजादा था। तीसरा दुर्वेश अजम के बादशाह का बेटा था। और चौथा दुर्वेश चीन का शहजादा था। ख्वाजा सरपरस्त निशापुर का सौदागर था जिसकी शादी आज़ाद बख्त के वजीर ज़ादे से होती है। मुबारक चौथे दुर्वेश के बाप का गुलाम था। और मलिक सादिक जिनों का बादशाह था जिसके पेट में चौथा दुर्वेश चाकू भोंकता है। ईसा एक जर्रा था जो दमिश्क की शहजादी का इलाज करता है। इसके अलावा शहर निमरोज का शहजादा, बसरा की शहजादी और उसके बाप का किरदार, फरंग की मलका और वो यूसुफ सौदागर, ये सब भी इसके किरदार हैं। तो वीडियो लंबी हो गई ना। तो बाकी और भी कुछ अहम पॉइंट्स और इससे मुतालिक अहम सवालात, बागो बहार से मुतालिक जितने भी सवालात पूछे जाते हैं ना, सब को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदर स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।